तो नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ये जो कन्वेंशन है ये फुल डिस्क्लोज़र की एक एक्सेप्शन है। ये क्या कहता है कि हमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शो करनी है जो रेलेवेंट है, जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको छोड़ दो। ठीक है, या दूसरी आइटम्स के साथ उसको क्या कर दो, मर्ज कर दो। ठीक है, सिर्फ हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शो करनी है। जैसे नंबर ऑफ डेटर्स हैं कि हमारे नंबर ऑफ डेटर्स 100 डेटर्स हैं, तो ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, कि हम दिखाएं कि हमारे कितने डेटर्स हैं, ABCDEFGH। हमें क्या दिखाना है, उनका अमाउंट दिखाना है कि हमारे डेटर्स कितने के हैं, 1 लाख के। ठीक है, तो जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही शो करनी है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को छोड़ देना है। तो ये हर एंटरप्राइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। किसी एंटरप्राइज़ बहुत बड़ी एंटरप्राइज़ है, उसके लिए जो है 500 रुपये का लॉस ज़्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, जबकि एक छोटी शॉप है उसके लिए 500 रुपये का लॉस जो है वो एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये हर फर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये कन्वेंशन क्या कहता है कि हमें फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए तो प्रोविज़न बनाना है, उनको तो शो करना है। ठीक है, P&L में, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम्स को उनको शो नहीं करना। ठीक है, कि हमें सेफली चलना है कि जो फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं उनके लिए तो हमें प्रोविज़न बना लेना आज ही, लेकिन फ्यूचर में जो इनकम्स मिलेंगी उनको हमें शो नहीं करना। तो इसी कारण से हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या है कि एक्चुअल में हमें लॉस नहीं हुआ, हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि फ्यूचर में इतने लोग हमें पैसा नहीं देंगे। जैसे हमारे 1 लाख के डेटर्स हैं, ठीक है, तो हम प्रोविज़न बनाते हैं 5% का। तो इसका मतलब कि 500 रुपये के डेटर्स, ठीक है, 1 लाख का 5%, कि 5,000 रुपये के डेटर ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है हमें पैसा ना दे। अब ये एक अनुमान है। अब डेटर्स 3,000 के भी बैड डेट्स बन सकते हैं और 6 के भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोविज़न के कारण ही जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो कैसे दिखाया जाता है, कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है, तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है इसके अंदर, जो ये आपकी जो कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म की, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है कि सबसे पहले तो क्या है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसमें प्रॉफिट जो आएगा वो क्या आएगा, कम प्रॉफिट शो होगा एक्चुअल से, क्योंकि हम प्रोविज़न बना रहे हैं, हम लॉसेस को शो कर रहे हैं जो कि लॉस हमें हुए नहीं हैं। ठीक है, इसी तरह जो बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट्स हैं उनकी वो भी कम वैल्यू पे दिखाई जाएंगी। अब जैसे डेटर्स हैं, ठीक है, 1 लाख के डेटर्स हैं, तो हम इसमें से प्रोविज़न लेस करेंगे 5,000 का। ठीक है, तो अब एक्चुअल में ये लॉस है नहीं, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम वैल्यू कितनी दिखाएंगे डेटर्स की, 95,000। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम शो होगा, जो हमारी एसेट्स हैं वो भी कम वैल्यू पे शो होंगी, और इस कारण से ही क्या बन जाएंगे किसी फॉर्म में, सीक्रेट रिजर्व्स बन जाते हैं, जो कि फुल डिस्क्लोज़र के प्रिंसिपल का एक क्या है, उसको कंट्रावेन कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने लिमिटेशंस ऑफ जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कि डिफरेंट जो एंटरप्राइजेज़ हैं वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ करती हैं, क्योंकि कोई एक रूल तो है नहीं कि फर्म्स को ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। तो डिफरेंट एंटरप्राइजेज़ डिफरेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट करती हैं, जिस कारण से उनके जो कंपेरेबिलिटी नहीं हो पाती, उनके अकाउंट्स कंपेयर नहीं हो पाते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। तो आपको पता है कि हमने एक पढ़ा था अकाउंटिंग में कॉस्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल्स में कि हम जो शो करेंगे, हम क्या शो करेंगे, एसेट्स को कॉस्ट पे शो करेंगे। ठीक है, अब कॉस्ट पे शो करने का मतलब क्या है कि जिस कॉस्ट पे उनको खरीदा, अब जैसे बिल्डिंग है, हमने 5 लाख की खरीदी तो हम 5 लाख की वैल्यू शो करेंगे, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई हो। ठीक है, क्या हो गई हो, 10 लाख हो गई हो। ठीक है, अब ये 5 लाख की वैल्यू, इस पर डेप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन लगेगा, मान लिया 50 हज़ार डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो इसकी वैल्यू हुई 4,50,000, फिर 50,000, 4 लाख। ठीक है, फिर 50,000, 3,50,000। ठीक है, अब ये 3 साल हो गए, मान लो 3 साल बाद इसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, 10 लाख है। और हमारी बुक्स में कितनी शो कर रही है, 3,50,000 शो कर रही है। तो इस कारण से जो हमारी जो पोजीशन है वो सही शो नहीं हो पाती। ठीक है, इसी तरह से जो हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे वो इस वैल्यू पे दिखाएंगे, और जो हमारा रेवेन्यू होगा वो करंट प्राइसेस पे होगा। तो इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट होगा वो सही पिक्चर शो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ पर्सनल जजमेंट। यहाँ पे पर्सनल जजमेंट का भी क्या करना पड़ता है, हमें खुद भी डिसीज़न लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसके बारे में जो है हमें अनुमान लगाना पड़ता है, 2% होगा या 5% होगा या 4% होगा। ठीक है, इसी तरह हमें एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो यूज़फुल लाइफ कितनी होगी, इसके बारे में अनुमान लगाना पड़ेगा कि यूज़फुल लाइफ कितनी हो सकती है एसेट की। तो जो है हमें एक पर्सनल जजमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद है लैक ऑफ इंडेक्स ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसका कोई इंडेक्स नहीं है। ठीक है, जो अकाउंटेंट्स हैं डिफरेंट, उनके ओपिनियन भी सेम नहीं है। प्रिंसिपल्स के लिए सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं। उसके बाद जो लास्ट है हमारा क्या है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो अभी हमने इंटरनल कन्फ्लिक्ट पढ़ा है, किसमें पढ़ा था, जो अभी हमने किया है प्रिंसिपल, जो हमने किया है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में हमने क्या पढ़ा। ठीक है, कि जो हमारी एसेट्स हैं वो कम वैल्यू पे शो होंगी। ठीक है, इससे क्या बनेगा, सीक्रेट रिजर्व बन सकता है। तो ये फुल डिस्क्लोज़र का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया एक्चुअल में ये लॉस हुआ नहीं 5,000 का। ठीक है, 1 लाख आपके डेटर से 5,000 का अनुमान लगाया है हमने, तो हमारी बैलेंस शीट में भी क्या शो होगा, 95,000, और हमारे P&L में भी कितना शो होगा, 5,000। तो ये लॉस तो अगले साल होगा, जबकि प्रॉफिट तो करंट ईयर का कम हो गया हमारा। तो इससे क्या बन जाएंगे, सीक्रेट रिजर्व्स बन जाएंगे। ठीक है, तो सीक्रेट रिजर्व बनने के कारण हमारा जो फुल डिस्क्लोज़र का प्रिंसिपल है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ये। तो इस कारण से जो है ये प्रिंसिपल्स में आपस में ही क्या है, कन्फ्लिक्ट है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कुछ कमियों के कारण ही क्या आए हमारे पास, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ लेना, इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है।